एमपी न्यूज़ लाइव के खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक मुलाकात के इस कार्यक्रम में आपको पहले भी विभिन्न हस्तियों से रूबरू कराते रहे हैं और इसी क्रम में एक और हस्ती हमारे साथ है, नगर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिन्होंने राजनीति में एक नया मुकाम न केवल हासिल किया है बल्कि सेवा, धार्मिक क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र और ख़ास तौर पर राजनीति के क्षेत्र में इतनी कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है, शायद ये बिरले लोगों को नसीब होता है। आज वो हमारे साथ हैं। खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में हम आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में। नमस्कार जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो सेवा का जज्बा था वो आपने किसकी प्रेरणा से हासिल किया? देखिए, मैं एक सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मेरे पिता, मेरी माताजी, मैंने अपने परिवार को देखा। शुरू से ही मैं एक सक्षम परिवार में पैदा हुआ था, साधन संसाधन थे। मैं देखता था वो किस तरीके से जो भी व्यक्ति आता था उनके पास कोई भी खाली नहीं जाता था। ये बात मुझे बहुत घर करती थी कि जो आया उसने जो बोला, कम ज़्यादा उसके लिए करना ज़रूर है। ये मुझे वहाँ से मिला। उसके बाद फिर जब मैं स्कूल, खालसा स्कूल गया, स्कूल में सिख समाज जिस तरीके से आयोजन करते थे, जिस तरीके से लंगर की सेवा देते थे या जिस तरीके से समाज सेवा का भाव उनके अंदर दिखता था, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने मिला। अन्नू जी, समाज से ही आपको सेवा के संस्कार मिले, परिवार से समाज में सेवा के संस्कार मिले। निश्चित रूप से एक राजनीति को आपने उसका माध्यम बनाया और राजनीति में जब आप आए तो क्या उद्देश्य लेकर आए थे, क्या लक्ष्य था, क्या संकल्प था आपका? सिर्फ एक कि ईश्वर जो सक्षमता देता है वो इसलिए देता है कि आपका परिवार अच्छे से जीवन गुजर बसर करे, साथ में एक बड़ा हिस्सा आप समाज के लिए लगाएं जिसके लिए ईश्वर आपको देता है। समाज सेवा करने की इच्छा थी। समाज सेवा बड़ा एक बड़े सेंस में हम उसको बोलते हैं। समाज सेवा मतलब हम जो जिसके लिए कर सकते हैं हमको वो करना चाहिए। वो किसी भी माध्यम से हो, धार्मिक तरीके से हो, सांस्कृतिक तरीके से हो, सामाजिक तरीके से हो, आध्यात्मिक तरीके से, जैसे भी हो, आपको लोगों के लिए जो आपका ईश्वर दिया हुआ उसका एक भाग आपको, बड़ा भाग आपको लोगों के लिए करना चाहिए। मेरा सवाल था कि राजनीति को माध्यम, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे ये लगा कि अगर ज़्यादा वृहद पैमाने पर अगर आपको लोगों की सेवा करना है तो राजनीति एक सक्षम माध्यम है। इस कारण से जब ऐसे मौके आए तब राजनीति को अपना माध्यम बनाया और सिर्फ राजनीति में आने का, राजनीति को माध्यम बनाने का सिर्फ एक कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सकें, क्योंकि परेशानी भी लोगों की एक बड़े दायरे में है, व्यापक रूप से है। तो उनकी अगर व्यापक रूप से बड़े पैमाने पे अगर सेवा करना है तो आपको राजनीति का माध्यम आपको बनाना चाहिए। निश्चित रूप से आपने एक माध्यम को चुना है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपने कई आयाम भी स्थापित किए हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आप निरंतर प्रगति करते गए, आपने सेवा के नए आयाम दर्ज किए। एक वार्ड से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, आज आप पूरे शहर और प्रदेश में जाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत कम उम्र में आपने जो मुकाम हासिल किया है, क्या इसकी कल्पना आपको थी? देखिए, मुझे कम उम्र में प्राप्त हुआ ये तब कहा जा सकता है जबकि मैं किसी औद्योगिक घराने का नहीं था, ना ही किसी राजनीतिक परिवेश से आगे आया हूँ। मेहनत करना पड़ी, संस्कार मिले थे, साथी अच्छे मिले जिन्होंने आगे बढ़ाया, जिन्होंने सहयोग किया जीवन में। प्रमुख बात यही है कि आपके भाव क्या है, आप करना क्या चाहते हो। अगर वो ठीक है तो आपको सारे मुकाम हासिल होते हैं। और राजनीति और जीवन में भाग्य का भी कर्म के साथ साथ एक बहुत बड़ा मायने होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, कम उम्र में इतना कुछ मिला, उसके पीछे आशीर्वाद बुजुर्गों का और ईश्वर का जो भाग्य रेखा ईश्वर ने खींची वो एक बहुत बड़ा उसका कारण है। जो मुझसे कर्म करते बना वो मैंने
बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, जिसके चलते आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए कर्म के साथ साथ भाग्य और आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निश्चित रूप से कर्म और भाग्य पर आप विश्वास रखते हैं। राजनीति में आने के बाद एक लक्ष्य तय किया जाता है कि मुझे उस स्तर तक जाना है। आपका कोई लक्ष्य? मात्र एक, जबलपुर शहर में मेरा जन्म हुआ है। जबलपुर शहर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा ये जीवन अगर जबलपुर शहर के काम आ सके और हमारे संस्कारधानी का उपेक्षा का दंश मध्य प्रदेश में और बाकी अन्य आसपास के राज्यों में हमारा शहर जो पिछड़ा हुआ है, पीछे है उनसे, ये हमारा खूबसूरत शहर, बेहतरीन शहर बाकी शहरों की उपेक्षा तुलना में पीछे रह गया है। इसको हम कैसे आगे ला सकते हैं? एक और मात्र एक लक्ष्य है, जबलपुर शहर विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर, महानगर के रास्ते पर बहुत तेज़ी से चले। इसके लिए जो माध्यम बने वो मैं बनना चाहता हूँ, उसके लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपके संकल्प बहुत अच्छे हैं। महाकौशल जो है आज़ादी के बाद से ही बड़ा उपेक्षित रहा है। महाकौशल को जो मिलना चाहिए था, ख़ासतौर पर संस्कारधानी को जो मिलना चाहिए था, वो कभी नहीं मिला। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बड़ी कमी रही है। ये बार बार राजनीतिक पंडित इस ओर इशारा करते रहे हैं। तो किस तरह से उस खाई को आप पाटने का प्रयास करोगे? देखिए, चाहे जो भी पार्टी रही हो, अगर राजनीतिक नेतृत्व में कमी ना होती तो हमारा शहर पीछे नहीं होता। मैं किसी एक पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, पर जब से मैंने होश संभाला, राजनीति में जब से आया, विगत 20 वर्षों से सत्ता बहुत कम समय के लिए देखी है, विपक्षी विपक्ष देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो 20 से 25 वर्ष था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर था पूरी देश दुनिया के लिए। अधोसंरचना के जो काम हुए हैं, ये विगत 25 वर्षों में बहुत ज़्यादा हुए। ये 20-25 वर्ष में ही हमारे शहर में विकास नहीं हो पाया। पहले जिस गति से कार्य होते थे तो पूरी देश में एक से होते थे, वो हमारे शहर में भी हुए। लेकिन हम इन 20-25 वर्षों में बहुत पीछे रह गए और समग्र विकास में पीछे रह गए। सवाल सिर्फ सड़क नाली इसका नहीं है, सवाल जो हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा है और उसकी जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो चिकित्सा की व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, हम उनका लाभ किसी भी तरीके से नहीं ले पाए। हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ कभी नहीं ला पाए, उनको वो व्यवस्था नहीं दे पाए कि वो जबलपुर शहर आएँ, जबकि हमारे देश में सबसे सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में है। उसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे बेहतर है, ग्रीनरी सबसे बेहतर है। हमारे पास माँ नर्मदा की गोद में हम बैठे हुए हैं। इससे बेहतर स्थान तो हमारे भारत देश में हो ही नहीं सकता। परंतु फिर भी यहाँ पर विकास जिस तरीके से होना था, पूरा समग्र विकास जिस तरीके से होना था, नहीं हो पाया। हम उस स्थान पे आज नहीं हो पाए हैं। फिर भी हम लोग आशान्वित हैं कि आगे आने वाले समय में सब मिलकर जबलपुर शहर को आगे बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम कहेंगे कि हमारा शहर भोपाल, इंदौर, नागपुर, रायपुर इन सबसे बहुत बेहतर है। और ऐसा ना हो कि जैसे रीवा वाले कहते हैं, छिंदवाड़ा वाले कहते हैं कि साहब आपसे बेहतर तो हमारा शहर है। ये उपेक्षा जो हमारे शहर की हुई है, जो ये दंश हमको सहना पड़ता है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोग सब मिलकर ऐसा कुछ करें कि ये उपेक्षा हमको सहन ना करनी पड़े। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जब तक किसी क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति नहीं होती, उद्योग व्यापार बहुत तेज़ी से फलता फूलता नहीं है, वो शहर कभी तरक्की नहीं करता। तो इस लिहाज से आप लोग क्या सोचते हो, कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, उसके भी पहले सबसे पहली बात ये आती है कि आपके शहर के प्रति आपका प्रेम किस स्तर पे है, आपके शहर के लिए आपका क्या जज्बा है। उसके बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप उसके लिए कितना कर गुजरने के लिए तैयार हैं। उसके बाद बात आती है विजन की।
उसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसके बाद बात आती है बाकी सारी चीज़ों की। अगर आपके अंदर एक सोच है, आपके अंदर एक विज़न है और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये बाकी के काम उतने कठिन नहीं हैं जितना कठिन एक व्यक्ति के भीतर शहर के प्रति प्रेम और भाव को जागृत करना है। उससे आसान है कि यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा देना, अच्छी नौकरियाँ देना, अच्छी इंडस्ट्रीज़ लाना, अच्छी चिकित्सा देना, लोगों को लाइन में नहीं लगवाना, अच्छी सुंदर सड़कें देना, और जिसको हम स्मार्ट सिटी नाम देते हैं, वाकई में खूबसूरत शहर स्मार्ट सिटी बनाने का काम हम कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले जो मैंने कहा उसी चीज़ की आवश्यकता है। अनु जी, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इसी जबलपुर शहर को पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 4 विधायक इस ज़िले ने दिए। आप उस ज़िले के एक शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, किस तरह का सहयोग होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा जबलपुर, क्या रीजन मानते हो? लंबे समय से अगर आप किसी एक पार्टी को शासन और सत्ता में लाते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब ऐसा किसी पार्टी को लगने लगे कि पार्षद भी हमारी पार्टी का, विधायक भी हमारी पार्टी का, महापौर भी हमारी पार्टी का, मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी का, प्रधानमंत्री भी हमारी पार्टी का। हालांकि ये पिछले 8-9 सालों से प्रधानमंत्री को लेकर हुआ है, नहीं तो मुख्यमंत्री और बाकी नीचे की जो चेन है ये भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत समय से है। तो हम बार बार जब उनको जिताते हैं तो एक समय के बाद किसी भी व्यक्ति को या पार्टी को, वो भी इंसान है, सब हमारे बीच के लोग हैं, हमारे भाई हैं सब, ऐसा लगने लगता है कि हम तो वैसे ही जीत रहे हैं, क्या आवश्यकता है। तो काम करने की गति धीमे हो जाती है, और जब जनता को ऐसा लगे कि काम की गति धीमी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए सरकारों को ठीक कर देना चाहिए, सर्जरी करना चाहिए पब्लिक को, ये आपके, और सर्जरी करके उसमें बदलाव लाना चाहिए। मुझे जो आपने बात कही विधायकों की, पहली बार ऐसा है कि हमारे 4 विधायक हैं 30 साल के बाद। अगर ये स्थिति होती है, साथ में अगर हमारे महापौर होते हैं, हमारे पार्षद ज़्यादा होते हैं, मुख्यमंत्री हमारे होते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ ये अगर हमको 5 साल के लिए अगर व्यवस्था मिलती है, स्थितियाँ मिलती हैं, तो 100% हमारा मध्य प्रदेश और हमारा जबलपुर शहर समग्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ये जज्बे हैं। हम एक सवाल जाते जाते आपसे करना चाहते हैं। अनु जी, यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, बल्कि एक परीक्षा और सामने आ रही है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में, तो किस तरह से कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर इन चुनावों में जनता के बीच जाने वाली है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे जबलपुर शहर को पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस का सही तरीके से नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमारा शहर पीछे हो गया है। अधोसंरचना के मामले में आज भी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मतलब हमारी जो रोड, नाली, और हम अभी आज इसी में परेशान हैं। अगर 5 वर्ष बहुत अच्छे से किसी जनप्रतिनिधि को मिलते हैं और वो करना चाहता है उस बात को, तो हमारा शहर 5 वर्ष के अंदर हम इंदौर, भोपाल से आगे निकल सकते हैं। एक तो हमारे जबलपुर शहर का अधोसंरचना के मामले में पिछड़ापन सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखिए। और साहब, जो नई चीज़ चली है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, एक धर्म के आधार पर जो वातावरण है, इसको भी शांत करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों के सामने जाना पड़ेगा। बेरोजगारी साहब चरम पर है। आप रोज़ देखते होंगे इस बात को कि इतने लाख लोगों की नौकरी गई, इतने लाख लोगों की ये गई, और लोगों को महंगाई, आज जो घर हमारा किसी का परिवार का अगर 10,000 रुपये में चलता था, तो वह घर आज 25,000 और 30,000 में भी चलाना मुश्किल हो गया है, और आमदनी की स्थिति पहले से और ख़राब हुई है। ये हमारे मुद्दे हैं, और इसको ठीक करने का विज़न और पूरा चार्ट हमारे पास तैयार है कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे। माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, और माननीय कमलनाथ जी के पास पूरा नक्शा था।
अगर 5 साल की सरकार हमको मिलती तो जबलपुर और मध्य प्रदेश का नक्शा बदल गया होता। फिर अगर यही स्थिति बनेगी नगरीय निकाय में, अगर हमको कांग्रेस की सरकार यहाँ मिलती है, महापौर हमारे कांग्रेस पार्टी के मिलते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मिलती है, तो विश्वास मानिए माननीय कमलनाथ जी और हमारे शहर के नेताओं का विजन है साहब, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे शहर को और मध्य प्रदेश को कहीं से कहीं उठाकर बहुत आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू जी, आप हमारे साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में शरीक हुए। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके जो जज्बे हैं, आपके जो इरादे हैं, निश्चित रूप से राजनीति में नए मुकाम हासिल करें आप, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं रामेश्वर द्विवेदी फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूँ।